हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 9, इसका सबसेक्शन 2, इस पर बात होनी थी। और ये कल भी बताया हमने कि सेक्शन 9 को सब्स्टिट्यूट किया है 71 आईपीसी से, और 71 आईपीसी उसका जो सबसेक्शन 2 था बिल्कुल ठीक वही सबसेक्शन 2 यहां रखा है। और कल हमने कहा था कि जब भी सेक्शन 71 पढ़ा जाता था तो उसके साथ 220 सीआरपीसी को जरूर पढ़ा जाता था, और जब 220 सीआरपीसी पढ़ी जाती थी तब सेक्शन 71 आईपीसी इसका जिक्र होता था। तो आज भी जब सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 को पढ़ा जाएगा तब 220 को जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है सेक्शन, कहां? सीआरपीसी में। मेरा ख्याल है 243 44 वहां कहीं पे कर रहा होगा बीएनएसएस में, उस सेक्शन को इसके साथ देखा जाएगा। और जो 220 सबसेक्शन 4 और 5 था, 3 4 5, उसका संबंध पूर्व में सेक्शन 71 आईपीसी से जुड़ता था, और अब वर्तमान में जो 243 244 बीएनएसएस जो हो गया होगा 220 का सब्स्टिट्यूट करने वाला सेक्शन, उसका जो 3 4 5 सबसेक्शन होगा वो इसके साथ पढ़ा जाएगा। और हमने कहा था कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध होना ये दूसरी बात है, और अपराधों के लिए दंडित किया जाना ये बिल्कुल अलग बात है। आप जब दोष सिद्ध होंगे तो ये तय हुआ कि आप दंडित किए जाने के योग्य, और तब जो सबस्टेंटिव लॉ है वो आपके लिए एप्रोप्रिएट दंड इसका प्रावधान करेगा। और हमने कहा था कि न्याय के दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि आपको उतना दंडित किया जाए जितना दंडित किया जाना न तो दंडादेश बहुत कठोरता के साथ दिया गया है ऐसा माना जा सके, और न ही उस दंडादेश को देखकर यह मान्यता बने कि दंडादेश अत्यधिक उदारता के साथ दिया गया है। यानी दंडादेश किए गए कार्य के लगभग बराबर होना चाहिए। और कल हम लोगों ने जो चर्चा की उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अगर सेक्शन 71 नहीं होगा, यानी वर्तमान में जो धारा 9 बीएनएस है ये अगर ना हुई तो फिर व्यक्ति को दंडित किए जाने में अन्याय होगा। और वो अन्याय किस प्रकार होगा कि व्यक्ति बहुत अधिक कठोरता के साथ दंडित हो जाएगा, जितना दंड उसे नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप हत्या करोगे तो हत्या का प्रयत्न ये होगा ही होगा। हत्या का प्रयत्न हुए बिना हत्या संभव नहीं है, क्योंकि जब प्रयत्न पूर्ण होगा तभी हत्या होगी। तो अगर आपको हत्या के लिए दंडित किया गया तो आपको हत्या के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाना ये तकनीकी दृष्टिकोण से भले ही ठीक हो, लेकिन ये न्याय के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। क्योंकि या तो आप हत्या के लिए दंडित करो या हत्या के प्रयत्न के लिए। अगर व्यक्ति को आपने हत्या के लिए दंडित किया तो हत्या के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाना ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि प्रयत्न के बिना ये पूर्णता तो आएगी नहीं। तो सीधी बात है कि अगर सेक्शन 9 हटा दें तो स्थिति यह बनेगी कि आपको हत्या के प्रयत्न के लिए भी दंडित किया जा सकेगा। क्यों?
इसलिए क्योंकि हत्या नामक अपराध हत्या के प्रति की पूर्णता है, और हत्या का अपराध करने में आपने एक और ऐसा काम किया है जो स्वयं में अपराध है, जिसके लिए दंड अभिव्यक्त रूप से वर्णित है। तो फिर तर्क यह भी आ सकता है कि चूंकि आपने हत्या का प्रश्न यह भी किया है, इसलिए आपको हत्या इसके लिए अलग और हत्या के प्रश्न के लिए अलग आपको दो दंड मिलने चाहिए। यद्यपि हत्या के मामले में इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हत्या के मामले में मिनिमम आजीवन कारावास होना ही होना। लेकिन अगर मसला अन्य अपराधों का हो, तब इस दशा से फर्क आएगा। घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना, यह आईपीसी में धारा 148 उसके अंतर्गत अपराध था, और सिंपल बलवा करना उसके लिए धारा 147 उसके अंतर्गत दंड की व्यवस्था थी। अब अगर आपने घातक आयुधों से लैस होकर बलवा किया तो बलवा तो होगा ही होगा। अब अगर हम घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करने के लिए और बलवा करने के लिए भी अलग अलग दंडित करें, तो ये तकनीकी दृष्टिकोण से भले ही किसी को भी ठीक दिखाई दे, लेकिन किसी भी न्यायिक मस्तिष्क वाले व्यक्ति को यह दशा ठीक दिखाई नहीं दे सकती। वो एक ही बात कहेगा कि ये ठीक नहीं है। आपने घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करने के लिए जब व्यक्ति को दंडित कर दिया, तो अलग से बलवा करने के लिए आपको दंडित नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि बलवा करने के लिए दंड अलग है और घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करने के लिए दंड कुछ अधिक है। तो लेजिस्लेचर ने स्वयं उस फर्क को अनुभव करके घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करने वालों के लिए अधिक दंड और सिंपल बलवा करने वालों के लिए अलग दंड ये स्वयं निर्धारित किया है। अर्थात लेजिस्लेचर ने विविक्षित रूप से दो कैटेगरी स्वयं बनाई है। भाई उसने लेजिस्लेचर ने क्या किया? बलवा करना, इसके लिए अलग दंड, और घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करना, इसके लिए अलग दंड। यह ठीक है कि जब भी आप घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करेंगे तो आपको प्रथमता बलवा करना होगा। लेकिन फिर भी कानून को पंक्तियों के मध्य यह भी पढ़ा जाता है। कानून में जो लिखा है वो तो पढ़ा ही जाएगा, लेकिन लिखे का जो मतलब निकल रहा है, यानी जो वहां इंप्लाइडली, यानी वहां जो विविक्षित तौर पर लिखा माना जा सकता है, वो भी पढ़ा जाएगा। और इसी को विविक्षित रूप से लिखा हुआ यह कहा जाता है, इसी को इंप्लाइड ढंग से लिखा हुआ यह कहा जाता है। ये ठीक है कि आप दोनों सेक्शंस को देखते हैं तो वहां अभिव्यक्त रूप से कोई श्रेणी कराना, ठीक है, अभिव्यक्त रूप से कोई कैटेगराइजेशन विधायिका ने किया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कैटेगराइजेशन नहीं किया यह भी नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि अभिव्यक्त रूप से कैटेगराइजेशन नहीं है, ये सही है, लेकिन कैटेगराइजेशन नहीं, ये नहीं कह सकते। इंप्लाइड कैटेगराइजेशन है। विधायिका स्वयं चाहती है कि वे लोग जो सिर्फ बलवा करें उन्हें आप 147 से दंडित करें, और वे लोग जो घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करें उन्हें आप 148 से कुछ अधिक दंड से दंडित करें।
और अगर विधायिका ये चाहती है तो डेफिनेटली विधायिका ये नहीं चाहती है कि घातक आयुधों से लैस होकर जो बलवा करे उसे आप बलवे के लिए और घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करने के लिए दोनों के लिए दंडित करें। डेफिनेटली विधायिका ऐसा नहीं चाहती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी दुनिया में है, अगर दुनिया में कुछ भी है तो उसका उल्टा दुनिया में जरूर है, क्योंकि अगर उल्टा न हो तो दुनिया में जो है उसका आइडेंटिफिकेशन ये संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर खट्टा नहीं है तो मीठे की पहचान कैसे होगी? अगर धूप नहीं है तो छाया की पहचान ये कैसे होगी? ठीक है, विपरीत हमेशा उसी में समाहित है जिसकी बात की जा रही है। और इसी को हीगल ने कहा था कि थीसिस होती है उसी में एंटीथीसिस होती है। बात होती है उसके विपरीत बात उसी में होती है, और बात और विपरीत बात इसमें संघर्ष होता है, तब सिंथेसिस आती है। ये हीगल ने कहा था। और सिंथेसिस नई थ्योरी उसका जन्म होता है, और फिर नई थ्योरी में फिर थीसिस और एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस ये चीजें चलती हैं। अगर जीवन है तो मृत्यु होगी, मृत्यु के बिना जीवन संभव नहीं। इसलिए अगर आप मृत्यु नहीं चाहते तो आपको जीवन को भी त्यागना होगा। ठीक है, क्योंकि जीवन अगर है तो ये जाना कैसे जाएगा कि जीवन है। ठीक है, जीवन की मान्यता, जीवन का आइडेंटिफिकेशन ये मृत्यु के आधार पर होगा, इसके विपरीत सदैव रहेगा। तो अगर विधायिका ये चाहती है कि जो बलवा करे उसे 147 में दंड मिले, और जो घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करे उसे 148 में दंड मिले, तो निश्चित ये माना जा सकता है कि विधायिका ये नहीं चाहती कि जिसने घातक आयुधों से लैस होकर बलवा किया है उसे बलवा प्लस घातक आयुधों से लैस होकर बलवा इसका दंड दिया जाए। और अगर 71 हटा दें, अगर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 इसे हटा देंगे तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति यह होगी कि अब मसला निर्वचन पर आ जाएगा। अब जज साहब को तय करना पड़ेगा। हालांकि सम्यक निर्वचन किया जाए तो सिचुएशन यही आ जाएगी कि घातक आयुधों से लैस होकर जो बलवा कर रहा है उसे बलवा प्लस घातक आयुधों से लैस होकर बलवा यानी 147 प्लस 148 इससे दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब सम्यक काम कोई दुनिया में नहीं कर रहा तो जज साहब ही करेंगे, ऐसा सोचना भी मूर्खता है। दुनिया में कोई भी अपना काम सम्यक रूपेण नहीं कर रहा, और अगर कर रहा होता है तो फिर राज्य के तंत्र की कोई जरूरत थी ही नहीं, सब कुछ अपने आप ही हो जाता। तो जज साहब अपना काम सम्यक रूप से करेंगे क्यों मान लिया जाए? और फिर जज साहब भगवान होंगे ये तो माना नहीं जाएगा, वो हम ही आप में से होंगे। और चलिए हम अपने को निकाल लेते हैं, आप ही आप में से होंगे, तो आप खुद कितने भारी विद्वान हैं, जरा अपनी बुद्धि का आकलन खुद ही कर लो। ठीक है, और अपने अहम की स्थिति देख लो। ठीक है, कि वो कहां टिक रही है। तो जरूरी है
कि कानून सांगोपांग, कंप्लीट, ठीक है, हर आयाम से, हर डायमेंशन से कंप्लीट बनाया गया। और इसीलिए 71 सबसेक्शन 2, ये 9 सबसेक्शन 2 को रखा गया। अब देखिए, यहीं पर एक बात बस और समझ लेनी है। दोष सिद्धि अलग बात है, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं। हम क्या साबित कर पाएंगे, यानी अभियोजन क्या साबित कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। क्योंकि जिस समय शुरुआत होगी विचारण की, उस समय विचारण उन अपराधों के लिए किया जाएगा जो विवेचना में संकलित हुए साक्ष्य से, फिर साक्ष्य शब्द आ गया, जबकि नहीं आना चाहिए, क्योंकि विवेचना में जो कुछ संकलित होता है उसे साक्ष्य माना जाता है, वो साक्ष्य होता नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग बीएनएसएस पढ़ चुके और विस्तार से सारी बात पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए आपके दिग्भ्रमित होने के चांसेस नहीं है कि जब विवेचना में संकलित सामग्री को हम साक्ष्य बोल देंगे तो, ठीक है। विवेचना में जो कुछ संकलित हुआ वो सिर्फ सामग्री है, वो सिर्फ प्रस्थापित साक्ष्य है, वो साक्ष्य बिल्कुल नहीं है। उसे साक्ष्य मान लेते हैं। हमने बार बार आपसे कहा था, 2 उद्देश्यों के लिए, एक जमानत इस पर विचार के लिए, और दूसरा आरोप की विरचना इस पर निर्णय करने के लिए। तो सवाल यह है कि जिस समय विचारण की शुरुआत होगी, उस समय विवेचना में जो साक्ष्य संकलित हुआ है उसके आधार पर विचारण शुरू होगा। और कोई जरूरी नहीं है कि विवेचना में जो संकलित सामग्री जिसे हम साक्ष्य कहे दे रहे हैं, उसे जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो वो विधि अनुसार साक्ष्य साबित होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता साबित ना हो, और यह भी हो सकता है कि इतना तो साबित हो कि बलवा आपने किया है, यह साबित हो जाए, लेकिन यह साबित ना हो पाए कि आपने घातक आयुधों से लैस होकर बलवा किया था। यानी 148 साबित न हो और 147 साबित हो जाए, यह दशा हो सकती है। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते क्या साबित होगा। हमने लूट के लिए विचारण प्रारंभ किया, हो सकता है उद्दापन साबित हो, उद्दापन द्वारा लूट साबित ही ना हो पाए, और उद्दापन के लिए हमने चार्ज न बनाया हो, ठीक है। तो अब हमारे पास चारा कोई नहीं, दोबारा विचारण करें भाई, आरोप की विरचना करें दोबारा, भाई आरोप में परिवर्तन ये करें और फिर से विचारण शुरू करें। और इससे बेहतर होता कि उस आपराधिक संव्यवहार में जितने संभाव्य अपराध हो सकते थे उन सबका आरोप हम आप पर लगा देते हैं, और फिर जो साबित होता उसके लिए हम आपको दंडित कर देते, ठीक है। ज्यादा बेहतर स्थिति यह है। तो चूंकि दोष सिद्धि विचारण का पार्ट है, इसलिए आपका विचारण यह अनेक अपराधों के लिए हो सकता है, और उस समय 71 या 9 सबसेक्शन 2 ये कोई रोल प्ले नहीं करेगी। लेकिन जब दोष सिद्ध हो गया, ये तय हो गया कि अब आपको दंडित किया जाना है, नाउ यू आर, ठीक है, इंटाइटल्ड टू बी पनिश्ड, अब आप दंडित होने योग्य हैं। अब कितना दंड दिया जाए, यहां पर समस्या आ गई, ठीक है। आपको जो दंड देना है
उसका विस्तार, ऐसा भी ना हो कि आप दंडित हुए ऐसा अनुभव ही ना करो, यानी दंड का विस्तार इतना कम हो कि आपको कुछ लगे ही नहीं, और दंड का विस्तार इतना भी ज्यादा ना हो कि आपको दिया गया दंड किसी भी युक्ति संगत मनुष्य के आदमी को गलत लगना शुरू हो जाए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर 71 आईपीसी ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ए और बी इसको बनाया गया है। और यहां क्या कहा उन्होंने कहा कि जहां कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली है, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, जहां ठीक है जिस काम के लिए आप दोषित हुए वो विधियों को परिभाषित और दंडित करने वाली तत्समय प्रवृत्त कोई विधि, ठीक है, तो परिभाषित और दंडित करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि इस समय बीएनएस या अन्य बहुत सारी विधियां हैं, दैट प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, आदि बहुत सारी है। तो एक सामान्य नियम सेक्शन 71 इनेक्ट कर रहा है कि जहां पर कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, यानी बलवा घातक आयुधों से लैस होकर आपने किया तो बलवा ये आपने किया है, ये भी तय है, और घातक आयुधों से लैस होकर किया है, ये भी तय है। आपका काम अपराधों को परिभाषित और दंडित करने वाली जो विधि है और जो तत्समय प्रवृत्त भी है उसकी 2 पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है। आप जिस काम के लिए दोषित हुए, आप घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करने के लिए दोषित हो गए, आप लोक सेवक के तौर पर आपराधिक न्याय भंग के लिए दोषित हो गए, तो आप आपराधिक न्याय भंग के लिए भी दोषित हुए और लोक सेवक के तौर पर आपराधिक न्याय भंग करने के लिए भी दोषित हुए, जिसके बारे में हम लोगों ने सीआरपीसी की धारा 220 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 वहां जो बातें लिखी थी, सबसेक्शन 5 में लिखा था कि धारा 71 के उपबंधों पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सबसेक्शन 3 ये कह रहा था कि जहां पर स्थिति यह हो, 220 सबसेक्शन 3 ये कह रहा था कि जहां पर स्थिति यह हो कि व्यक्ति का काम ये विधि की 2 पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध इसको संगठित कर रहा हो, तो दोनों अपराधों के लिए व्यक्ति पर आरोप यह लगाया जा सकेगा और व्यक्ति का विचारण दोनों अपराधों के लिए किया जा सकेगा। और 224 कह रहा था कि जहां व्यक्ति ने 2 पृथक काम किए हैं, अलग अलग काम किए, और दोनों कामों की ओर अगर हम कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो दोनों काम अपराध हैं, और जब दोनों कामों को मिला देते हैं तो एक और तीसरा अपराध यह बन जाता है। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था कि आपने चोरी की और चोरी करने के लिए किसी को उपाधि यह भी कारित की, तो उपाधि कारित करना यह भी अपराध और चोरी करना यह भी अपराध, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, लूट भी अपराध। तो 220(4) ये कहती थी, जो 243(4) या 244(4) ये हुई कि आप पर उन सारे अपराधों को करने के लिए आरोप यह लगाया जा सकेगा जिन अपराधों का किया जाना आपके कार्यों से प्रतीत हो रहा है, यानी आप पर चोरी करने के लिए, उपाधि कारित करने के लिए
और लूट करने के लिए, तीनों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा। और प्रथम दशा में आपके विरुद्ध आपराधिक न्यासभंग के लिए और लोक सेवक के रूप में आपराधिक न्यासभंग, इसके लिए, दोनों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा। और तीसरी दशा में आपके विरुद्ध बलवा करने के लिए और घातक आयुधों से लैस होकर बलवा करने के लिए भी आरोप लगाया जा सकेगा। 220(3) और 220(4) या 143, 144(3), 143, 44(4) इसके मुताबिक। और इसका कारण हमने आपको बताया कि जब विधि अनुसार विचारण शुरू होगा और साक्ष्य आएगा, तो मानिए इतना साक्ष्य तो आया कि आपने आपराधिक न्यासभंग किया, इतना आया, लेकिन यह साक्ष्य नहीं आया कि आपने लोक सेवक के तौर पर आपराधिक न्यासभंग किया, यह नहीं आया। ठीक है, तो अगर हमने न्यासभंग का अलग से आरोप आप पर नहीं लगा रखा है, ठीक है, तो फिर हमें 222 की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमें 222 की सहायता लेनी पड़ेगी। और 222 ये कहेगा कि एक बड़ा अपराध आरोपित किया गया, छोटा पूरा साबित हो गया, तो छोटे के लिए दंडित किया जा सकेगा। लेकिन 222 की सहायता तब ली जानी चाहिए जब कोई चारा न बचे। ठीक है, अच्छी बात क्या होती है? अच्छी बात यह नहीं होती कि जो दवाई किसी काम के लिए आपको दी गई है, जैसे बुखार की दवाई है, तो फिर भीगो खूब। जुकाम की दवाई है तो फिर खूब भीगो, क्योंकि दवाई तो है ना। दवाई उपलब्ध होने के बाद भी बेहतर यह समझा जाता है कि दवाई के उपयोग की जरूरत ना आए। ठीक है ना, तो 222 है, नो डाउट है, लेकिन 222 की जरूरत ना आए ये ज्यादा बेहतर। इसलिए हम 406, 409 सबका आरोप लगा सकेंगे, ऐसी अनुमति 220(3) और 220(4) में दी गई है। सबका आरोप हमने लगा दिया और व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया। ठीक है, सारे अपराधों के लिए दोष सिद्ध हो गया। तो क्या आप सारे के लिए दंडित करें? सारे अपराधों का आरोप हमने इसलिए लगाया था, उसके पीछे कारण था, और वो कारण यह था कि हमें नहीं मालूम था कि जब विचारण शुरू होगा तो हम क्या साबित कर पाएंगे। हमें बिल्कुल नहीं मालूम था, इसलिए हमें बेहतर यह समझा कि समय की बचत के लिए सारे अपराधों का आरोप लगा दें, और सारे का हमने लगा दिया। जो साक्ष्य आया उस साक्ष्य से सारे आरोप दो, ठीक है, साबित हो गए। अर्थात यह भी साबित हुआ कि आपने उपाधि कारित की, यह भी साबित हुआ चोरी की, और यह भी साबित हुआ कि उपाधि चोरी करने के लिए कारित की, तो लूट यह भी साबित हो गए। ठीक है, सारे अपराध साबित हो गए। अब आप दोषित होने योग्य हो गए और आप दोषित हो गए। अब आपको दंड देना है। अब सवाल यह है कि दंड देते समय हमें जो बात ध्यान में रखनी है, वो बात यह ध्यान रखनी है कि आपको दंड ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए और आपको दंड कम भी नहीं मिलना चाहिए। एप्रोप्रिएट यह दंड आपको मिलना चाहिए। और एप्रोप्रिएटनेस दंड की ये मांग कर रही है कि यार जब तुम लूट के लिए दंडित कर रहे हो तो भाई चोरी के लिए क्यों कर रहे हैं, उपाधि के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लूट तो उपाधि और चोरी इससे मिलकर बनी है ना। तो जब आपने लूट के लिए कर दिया और विधायिका ने कैटेगराइजेशन किया, विधायिका ने लूट, चोरी और उपाधि से कारित होगी ऐसा लिखा जरूर, लेकिन
जो चोरी करने के लिए उपाधि कारित करेगा उसे लुटेरा बताया है। ठीक है, लुटेरा किसे बताया? जो चोरी करने के लिए उपाधि कारित करेगा। अन्यथा जो चोरी और उपाधि करेगा उसे चोरी और उपाधि इसी का दोषी माना जाएगा। तो जब आपने लूट के लिए व्यक्ति को दंडित किया तो विधायिका के इस सेपरेट कैटेगराइजेशन को आप ध्यान में क्यों नहीं रखेंगे और ये क्यों नहीं सोचेंगे कि आखिर ये सेपरेट कैटेगराइजेशन विधायिका ने क्यों किया? ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे सोचो, और जैसे ही आप ये सोचोगे वैसे ही आपके ध्यान में आ जाएगा कि नहीं, ये ठीक है कि लूट, चोरी और उपाधि इसी से मिलकर बन रही है। लेकिन अगर चोरी, उपाधि और लूट तीनों साबित हुए तो लूट का साबित होना आवश्यक रूप से चोरी और उपाधि इसके साबित होने पर निर्भर है। इसलिए हमें जो दंडित करना चाहिए वो सिर्फ लूट के लिए दंडित करना चाहिए। इसके सिवा अगर हम दंडित कर रहे हैं तो हम गलत काम कर रहे हैं। अगर आप युक्ति संगत ढंग से सोचोगे तो निष्कर्ष यही होगा। ठीक है, इसके अलावा निष्कर्ष नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर व्यक्ति का काम दो या अधिक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, ठीक है, तो भी, और दोनों साबित हो गए, तो भी अगर आप न्यायोचित हृदय से विचार प्रारंभ करोगे तो इसी निष्कर्ष पर आओगे कि ये ठीक है कि व्यक्ति का कार्य दो पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है। लेकिन अगर उसने घातक आयुधों से लैस होकर बलवा किया है, अगर उसने लोक सेवक के तौर पर आपराधिक न्यास भंग किया है, यह साबित हो गया, तो उसका लोक सेवक के तौर पर आपराधिक न्यास भंग करना अधिक दंड से दंडनीय विधायिका ने इसीलिए बनाया है क्योंकि वो न्यास भंग अधिक गुरुतर किस्म का है। और जब उसके लिए हमने दंडित कर दिया तो फिर अलग से न्यास भंग के लिए दंडित करने का कोई औचित्य बचा ही नहीं। ठीक है, न्यायोचित मस्तिष्क इसी ढंग से सोचेगा, और जो न्यायोचित सोच है बस वही कानून के रूप में लिखी होती है, और न्यायोचित यही है। और चूंकि न्यायोचित इसीलिए है लिखा, न्यायोचित यही है, इसीलिए आप देखेंगे सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 या सेक्शन 9 सबसेक्शन 2A और B, दोनों में बस यही लिखा है जो साबित होकर आया है हम लोगों की बातचीत से। ठीक है, आप देखें सेक्शन 2 सबसेक्शन A क्या कहता है, जहां कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवर्तन विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, यानी बलवा भी है और घातक आयुधों से लैस होकर बलवा ये भी है, या कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है, यानी चोरी, उपाधि जो एकाधिक है, ठीक है, और सब अलग अलग अपराध हैं, मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं। जब मिल जाते हैं तो लूट बन जाती है। वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे दे सकता हो। यानी इस सेक्शन का प्रवर्तन सिर्फ दंड के स्तर पर आएगा, दो सिद्धि के स्तर पर 220, 3, 4 वो रहेंगे, ये दंड के स्तर पर आएगा। और ये कह रहा है कि जिस न्यायालय द्वारा विचारणा किया गया है वो न्यायालय दंडित जब करेगा व्यक्ति को तो दोषित उसने किसने किया इससे मतलब नहीं, लेकिन जिन अपराधों के लिए उसने दोषित किया है, अगर वे अपराध ऐसे हैं कि वे पृथक पृथक दो भिन्न कामों से मिलकर बन रहे हैं और वे दोनों भिन्न काम अपने में अपराध हैं और मिलकर
जो काम बना रहे हैं वो भी अपराध है, या काम ऐसे हैं जो विधि की दो परिभाषाओं के अंतर्गत आने वाले अपराध हैं, तो वो न्यायालय जो विचारण करेगा वो दंडित करते समय ऐसे अपराधों में से किसी एक के लिए दंडित करेगा। और वो एक कौन सा होगा? जिसमें गुरुतर दंड, सबसे अधिक दंड प्रोवाइड हो। और सबसे अधिक दंड चूंकि लूट में प्रोवाइड होगा, न तो चोरी में और न उपहति में, तो व्यक्ति लूट के लिए दंडित होगा, न चोरी के लिए और न उपहति के लिए। अगर घातक आयुधों से लैस होकर बलवे का मामला है और वो बलवे के लिए और दोनों के लिए दोष सिद्ध हुआ है, तो सबसे अधिक दंड गुरुतर दंड से, जहां दंडनीय है, यानी घातक आयुधों से लैस होकर बलवा, इसके लिए वो दंडित होगा, न कि दोनों के लिए। लेकिन अगर ये न हो तो फिर मसला न्यायालय के विवेक पर आ जाएगा और न्यायालय के अर्थान्वयन पर आ जाएगा। और न्यायालय का अर्थान्वयन ठीक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, और अगर ठीक होगा भी तो उसे ठीक होने में कितने बरस लगेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। A.K. गोपालन से मेनका गांधी आने में 30 साल लग गए, ठीक है, 51 और 78 लगभग 27 साल। तो कितने समय में ठीक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए सब कुछ लिख देना ठीक होगा, ठीक है। इसलिए सेक्शन 71 ये दंड देने की जो स्थिति है इसको नियंत्रित करती है, ठीक है। और आप दंड देते समय इसका ख्याल रखेंगे, और इसीलिए आप कचहरी में देखेंगे कि 302 साबित होती है, लेकिन 307 इसके लिए दंड नहीं मिलता, जबकि हत्या का प्रयत्न जब पूर्ण होगा तभी हत्या होगी, ठीक है। हां, 307 का अलग आरोप बन सकता है, हालांकि नहीं बनाते हैं कई बार, लेकिन बन सकता है। आप अलग बना दें, ठीक है, बना दें, आप दोषित भी कर दें, लेकिन फिर भी दंड नहीं मिलेगा 307 और 302 दोनों में। क्यों? 71 सबसेक्शन 2 या 9 सबसेक्शन 2 ये है दंड विधि में, तो सेक्शन 9 ये कह रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 10 की। कहता है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। आप दोषसिद्ध या दोष मुक्त किससे होते हैं? निर्णय से। कहते हैं आज गिल्टी होल्ड हो गए, तो गिल्टी जिस दिन आप होल्ड हुए जजमेंट उस दिन आ गया, ठीक है। और दंडादेश ये उसके बाद सुनाया जाता है, ठीक है। और दंडादेश देने के संबंध में सेक्शन 9 या 71, ठीक है, या 10 या आपका 72 ये सहायता करेंगे। ये सेक्शन बने ही दंड के स्तर पर है, ठीक है। विचारण समाप्त हो गया, निर्णय आ गया, दोष सिद्ध हो गया व्यक्ति, लेकिन निर्णय स्वयं ये कह रहा है, इतना तय है कि इसने चोरी की, ये तय है, लेकिन सेवक की हैसियत में की, ठीक है, लिपिक या सेवक की हैसियत में की है, या ठीक है एजेंट के तौर पर इसे अपॉइंट किया गया था तब इसने की। यह चोरी करते समय यह घातक आयुधों से लैस था या नहीं था, क्या इसने सदोष अवरोध, ठीक है, घोर उपहति आदि की तैयारी करके उपहति, ठीक है, चोरी की थी, इस बारे में तय नहीं हो पा रहा। ये संदेह है, ये 379 का दोषी है, ये 380 का दोषी है, सेवक ये था, ये सही है। अभियोजन ने यह साबित किया है
ये सेवक था, लेकिन अभियोजन युक्त संदेहों के परे यह साबित नहीं कर पाया कि जिस डेट पर चोरी हुई उस डेट पर इसकी संविदा सेवा की भंग हो गई थी या भंग नहीं हुई थी। इस संबंध में संदेह है। सेवक तो था, ये उससे एक दिन पहले तक था, ठीक है, लेकिन आपराधिक विधि तो उसका कठोर अर्थान्वयन करते हैं। तो एक दिन पहले तक सेवक था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभियोजन ने जो साक्ष्य दिया वो साक्ष्य युक्त संदेहों के परे यह साबित नहीं कर रहा कि जिस डेट पर इसने चोरी की है उस डेट पर यह सेवक था या नहीं था। इसने जो डिफेंस में प्रस्तुत किया उससे कुछ संदेह हो जाता है, ठीक है, और संदेह का लाभ उसे मिलेगा हमेशा। वे संदेह का लाभ तो अभियुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह संदेह पैदा हो रहा है कि वो किस अपराध का दोषी है, ठीक है। दोषी है इतना तय, यह तय हो गया है कि इसके पास तमंचा बरामद हुआ, ठीक है, जब यह पकड़ा गया और इसने कहा भी कि यह तमंचा वही है जो हमने चोरी करते समय लगा रखा था, लेकिन ये कन्फेशन बिफोर पुलिस सेक्शन 25 इसे अग्राह्य घोषित कर रहा है एविडेंस एक्ट का, ठीक है। इसलिए एक संदेह पैदा होता है कि जो आपका कहां 300 कितनी थी 379 80 81 382 में था ना आईपीसी में कि सदोष अवरोध घोर उपाधि या मृत्यु की तैयारी करके चोरी करना, ठीक है ना। तो 382 साबित हो रही है, इसमें संदेह, ठीक है। 379 है, ये 380 है, इसने घर में घुस के चोरी की है, इसने लिपिक सेवक आदि के रूप में चोरी की है, ये थोड़ा संदेह में पड़ रहा है। निर्णय में ऐसी बात आ रही है। अब सेक्शन 70, ठीक है, 2 आईपीसी और वर्तमान में धारा 10 ये आपकी सहायता करेगी। क्या कहती है? उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में एक अपराध का दोषी है, निर्णय में विनिर्दिष्ट है कि या तो ये चोरी का, या घर में घुस कर चोरी का, या लिपिक सेवक आदि के रूप में चोरी का, ठीक है, कई सारे अपराधों में से किसी एक का दोषी है, ठीक है। किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी, संदेहपूर्ण है, ना स्थिति इधर क्लियर है और ना स्थिति उधर क्लियर है, दोनों तरफ स्थिति क्लियर नहीं, संदेहपूर्ण है। तो संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को जाएगा। तो लाभ अभियुक्त को जाएगा, यह बात यहां अधिनियमित स्वरूप में लिख दी विधायिका ने, क्योंकि दंड विधि का अनिश्चित रहना यह समाज के हित में नहीं है, इसलिए यहां क्लियरली उन्होंने लेट डाउन कर दिया और लिखा कि किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है यदि वही दंड, यानी अगर सेम प्रोवाइड है सबके लिए तो बात ही अलग है, यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। यह विधायिका ने उस सिद्धांत को जिसमें यह कहा गया कि संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को जाएगा, ठीक है, इस सिद्धांत को यहां अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कर दिया। और यह आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलेगा, ये अभिव्यक्त रूप से विधायिका ने, ठीक है, निम्न में से किन सेक्शंस में, ठीक है, उपबंधित किया है। तो ये यहां अभिव्यक्त रूप से उपबंधित हुआ क्योंकि वो कह रहा है कि फिर आप ये देखेंगे कि सबसे कम दंड
ये किस सेक्शन में है, उसी के लिए उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, यद्यपि यह भी हो सकता है, क्योंकि संदेह है ना, स्थिति क्लियर तो है नहीं कि वो उस अपराध का दोषी हो जिसमें अधिक दंड प्रोवाइड है, लेकिन ये जिम्मेदारी फिर आपकी थी, आप साबित करते, नहीं हुआ साबित, युक्त युक्त संदेहों के परे संदेह लग रहा है कि इसका दोषी है उसका, तो हम ये मानेंगे कि सबसे छोटे वाले का दोषी वो है। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। अगला एकांत परिरोध, ये एक ऐसा दंड है जो कठोर माना जाता है, और चूंकि ये कठोर दंड है इसलिए केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्हें कठोर कारावास के दंडादेश से दंडादिष्ट किया गया है। ये सादा कारावास जिन्हें मिला है उन्हें नहीं दिया जाएगा। और चूंकि एकांत परिरोध ये अधिक कठोर किस्म का दंड है, ठीक है, इसलिए इसके साथ विशेष केयर इसको बरता गया है, और एकांत परिरोध रखा इसीलिए गया है क्योंकि जब व्यक्ति एकांत में रहता है तो अपने किए अच्छे और बुरे पर ज्यादा ठीक तरह से विचार करता है, ज्यादा निष्पक्ष, ठीक है, इंपार्शियल होकर सोचता है। जब वो लोगों के बीच होता है तो उतना इंपार्शियल होकर अपने कामों के बारे में नहीं सोचता। इसीलिए जेल का कॉन्सेप्ट है कि आपको सारे समाज से अलग हटा दिया जाएगा, और जब आप इतने नीच हैं कि वहां भी नहीं सुधरेंगे तो फिर आपको एकांत परिरोध में रखा जाएगा। और रखे जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो आपसे बदला लेना बिल्कुल नहीं, बल्कि मानव की जो बुद्धि और ज्ञान है और जो उसका अनुभव है वो उसे यह बता रहा है कि व्यक्ति जब अकेला होता है तो अधिक इंपार्शियल होता है। इसलिए आपको अकेला रखे जाने की बात है कि आपको अकेला रखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए एकांत परिरोध की उन्होंने बात की, और इसकी अधिकतम अवधि 3 महीने इतनी ही होगी। और ये 3 महीने भी एक साथ नहीं, 3 महीने एक साथ नहीं, और 3 महीने भी हर उसको नहीं दिए जा सकते। एकांत परिरोध 3 महीने का हर उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जिसे कठोर कारावास दिया गया है। यहां देखेंगे कि जब अमुक अवधि का कठोर कारावास दिया गया है तो 1 महीने एकांत परिरोध में रखे जाने के लिए आदेश दिया जा सकता है, और जब अमुक अवधि का कठोर कारावास दिया जाएगा तो 2 महीने, और जब अमुक अवधि का कठोर कारावास दिया गया है तब 3 महीने, और 3 महीने अगर दे भी दिया गया है तो एक बार में 14 दिन अधिकतम एकांत परिरोध में रखा जाएगा, और 14 दिन बाद आपको एकांत परिरोध से हटाना होगा व्यक्ति को, और हटाना भी 1-2 दिन के लिए नहीं, मिनिमम कम से कम उससे अन्यून अवधि के लिए जितनी अवधि का एकांत परिरोध आपने दिया था 14 दिन का, तो मिनिमम 14 दिन का इंटरवल बीच में होगा मिनिमम। और यह अधिकतम है कि आप 14 दिन एक बार में दे दें, आप 2 दिन का दें, 3 दिन का दें, 4 दिन का दें, और जितना आप देंगे उतना ही इंटरवल फिर आपको देना पड़ेगा। तो आपने अधिकतम 14 दिन का दे दिया तो फिर इंटरवल अधिकतम 14 दिन का, ठीक है। और अगर आपको कारावास उतना नहीं मिला है कठोर
जिसमें आपको 3 महीने का एकांत परिरोध दिया जा सके, यानी आपको एकांत परिरोध 1 महीने या 2 महीने का मिला है, तो फिर आप 7 दिन का एक बार में अधिकतम एकांत परिरोध व्यक्ति को देंगे और उतना ही अंतराल दोबारा एकांत परिरोध देने में व्यक्ति को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बहुत कठोर स्थिति है आदमी का अकेला रहना। ठीक है, इसलिए ये सेक्शन 11 इसकी व्यवस्था तो करता है कि एकांत परिरोध में व्यक्ति को रखा जाए, लेकिन साथ में सुरक्षा के उपाय ये भी बताता है। हमने आपसे कहा ना कि ये जो दंड के संबंध में सेक्शंस बनाए गए, इनका उद्देश्य ये है कि न कम न ज्यादा, दोनों नहीं। इसलिए हर ढंग से डिस्क्रिप्शन को शासित किया है, गवर्न किया है, नियंत्रित किया है। देखें क्या कहता है, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषित ठहराया जाता है, यानी विशेष अपराध की बात होने लगी, ऐसे अपराध के लिए, यानी सामान्य तौर पर नहीं, ऐसे अपराध के लिए दोषित ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधिष्ट करने की शक्ति, ठीक है, रखता है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडाधिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यानी किसी भी दशा में 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकते। 1 महीने का कब होगा, 2 महीने का कब होगा, 3 महीने का कब होगा, यह नीचे लिखा है। यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो, यानी कठोर कारावास सिर्फ 6 महीने का है, तो 1 मास से अनधिक समय, तो जितना एकांत परिरोध मिल सकता है वो कितना, अधिकतम 1 महीने, और 6 महीना 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक अगर कठोर कारावास आपको मिला है तो एकांत परिरोध कितना, 2 महीने, और अगर 1 वर्ष 1 दिन से लेकर चाहे जितना आपको कठोर कारावास मिला है, ठीक है, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अनधिक समय, यानी आजीवन कारावास है अगर, तो एकांत परिरोध अधिनिर्णीत नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा था दंडों के सेक्शन में कि कारावास 2 प्रकार का होगा, कठोर और सादा, और आजीवन कारावास अलग था। ठीक है, इसका मतलब अगर आजीवन कारावास मिला है तो एकांत परिरोध नहीं मिलेगा। इसका कारण यह नहीं है कि आजीवन कारावास जिन्हें मिलेगा वो ज्यादा अच्छे लोग होंगे, अरे भाई उन्हें तो वैसे ही आजीवन मिल गया, अब क्या एकांत और क्या, ठीक है, वो तो रहेंगे ही वही। इन्हें छुट के आना है तो इन्हें सुधारे जाने की जरूरत है। उनके बारे में तो मान ही लिया कि अब इनका काम हो गया, अब ये आजीवन नहीं रहेंगे, और अगर सुधरेंगे तो समुचित सरकार की राय में जब सुधरेंगे तब छूटेंगे, इसलिए उनके बारे में चर्चा करना बेकार है। इसलिए आजीवन कारावास नहीं, कठोर कारावास, ठीक है ना। तो कहता है इतना दिया जा सकता है। ये तो यहां मापमान बता दिया उन्होंने, विस्तार बता दिया। अब सेक्शन 12 जो इसी का भाग है, यानी ये सेक्शन पहले कौन सा था, 73 नहीं 74, 73 पहले वाला था, ये 74 था। ठीक है, कहता एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, यानी आप 2 दिन रखना चाहो 2 दिन रखो, ठीक है, 3 दिन रखना चाहो 3 दिन, लेकिन किसी भी दशा में 14 दिन से अधिक नहीं, ठीक है, 14 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही ये 14 दिन से अधिक तो नहीं होगा, साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्योन अंतराल होंगे, यानी
आपने जितने समय के लिए एक बार में एकांत परिरोध में आदमी को रखा 2 दिन के लिए, तो 2 दिन का इंटरवेल, फिर मिनिमम, मैक्सिमम आप 1 महीने का रखो इंटरवेल, 10 दिन का रखो, कोई मतलब नहीं, मिनिमम 2 दिन का इंटरवेल आप देके दोबारा फिर एकांत परिरोध में भेज सकते हैं। अधिकतम आपने 14 दिन का रख दिया, तो फिर अधिकतम 14 दिन का इंटरवेल देना है। आप ज्यादा का देना चाहते हैं ज्यादा दे दीजिए, मिनिमम 14, ठीक है। और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, अब जब 3 महीने ज्यादा कारावास मिला है, ठीक है, तो फिर 7 दिन, एक बार में 7 दिन आप एकांत परिरोध में रखें, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा है, तो फिर 14 दिन रखने की क्या जरूरत है, एक बार में 7 दिन, ठीक है। दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्योन अंतराल होंगे, यानी 7 दिन आपने रखा तो 7 दिन का इंटरवल बीच में देना पड़ेगा। यह आपका 74 था। और अब जिस सेक्शन की चर्चा, ये पहले 75 था, और यह सेक्शन कह रहा है कि वे अध्याय जो इस न्याय संहिता में सिक्कों से संबंधित है और संपत्ति से संबंधित अपराधों से संबंधित, अगर उन अध्यायों में किसी अपराध को करने के लिए आप एक बार दंडित हो गए और दोबारा फिर उसी अध्याय के अंतर्गत जितने दंड से पहली बार दंडित हुए थे उतने ही दंड से दंडनीय किसी अपराध को करने के लिए फिर से आप दोषित हो गए, तो अब की आपको जो दंड मिलेगा उसकी अवधि पहले 14 साल तक हो सकती थी, अब 10 वर्ष हो गई है, ठीक है, अब 10 वर्ष हो गई। कहता है जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10, ये सिक्कों आदि के कूटकर्म से संबंधित अध्याय है, यह अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित ठहराए जाने के पश्चात 3 वर्ष या उससे अधिक, और पहले शायद 3 वर्ष ही था, ठीक है। अच्छा, उन दोनों अध्यायों में किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास, अच्छा आजीवन कारावास भी, ठीक है, यही शायद पहले भी था, पहले भी शायद यही था, हम गलत बोल गए 14 साल, ठीक है, पहले भी यही था, ठीक है। अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। यानी आप एक बार चोरी के लिए दंडित हुए तो 3 साल की सजा आपको मिलेगी, दोबारा फिर चोरी के लिए दंडित हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, आपको आजीवन कारावास या 10 साल, इनमें से जो उचित होगा वो मिलेगा। अब मानो आप 382 जो पहले थी, ठीक है, यानी सदोष अवरोध आदि की तैयारी करके चोरी करना, उसमें पहले 10 साल है, 10 साल के लिए आप पहले दंडित हो गए, दोबारा फिर उसी अपराध के लिए दोषित हो गए, ठीक है, तो फिर आपको फिर आजीवन कारावास, इसीलिए लिखा है आजीवन कारावास या 10 साल, जैसी भी दशा हो उसके लिए आप दंडित किए जाएंगे। इसे वर्धित दंड का सेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका यहां तक कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 14 यानी 14 शुरू होगा, जो पहले आईपीसी में धारा 76 थी, और जो जनरल जस्टिफिकेशन यानी अब जो शुरू होंगे वो साधारण अपवाद। तो साधारण अपवाद चूंकि नई बात है, कल से चर्चा करेंगे, देखिए।